नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। आखिर कितनी मुश्किल है महाराष्ट्र की डगर, आज इसी पर बात करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान हर पार्टी जीत के बड़े बड़े दावे कर रही है। कांग्रेस इस बार बड़े बदलाव का संकेत दे रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बीच एनसीपी यानी कि अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने एक ऐसा बयान दिया जिससे मोदी सरकार की परेशानियां बढ़ गई हैं। दरअसल एनसीपी नेता ने दावा किया है कि शिवसेना और एनसीपी पार्टी टूटने की वजह से उद्धव गुट और शरद पवार गुट को लोगों को सहानुभूति मिलेगी। इसका फायदा दोनों दलों को आम चुनाव में हो सकता है। निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए छगन भुजबल ने कहा कि साल 2014 और 2019 की तुलना में इस बार एनडीए की राह आसान नहीं है। हालांकि देश की जनता को पीएम मोदी की लीडरशिप पर भरोसा है और लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करते हुए कहा कि इस बार राज्य में भाजपा गठबंधन को थोड़ी चुनौती मिल रही है। वहीं शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट के साथ लोगों की सिंपैथी यानी कि सहानुभूति है। ऐसे में राज्य में एक सिंपैथी लहर है। तो वहीं छगन भुजबल ने आगे महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा सीट का भी जिक्र किया, जहां से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि ये दुख की बात है कि जो लोग कभी एक ही घर में साथ रह चुके हैं वो आज एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़े हैं। ये किसकी गलती है ये दूसरी बात है, लेकिन जो हो रहा है वो गलत है। बता दें कि इस सीट से सुप्रिया सुले 3 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं और 23 अप्रैल को इस सीट पर चुनाव हुआ। वहीं 4 जून को मतगणना होने वाली है। ऐसे में कितनी मुश्किल होगी महाराष्ट्र की डगर, आज इसी पर बात करेंगे। जिस प्रकार से लगातार चुनावों से पहले एक बागी विधायकों का सिलसिला लगातार देखने को मिला, ऐसे में महाराष्ट्र को साधना एनडीए के लिए कितना आसान होगा या कठिन होगा, इस पर भी आज बात करेंगे। वहीं छगन भुजबल के बयान के बाद सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, क्योंकि देखिए कल तक छगन भुजबल इस खेमे में थे और अब वो सत्ता पक्ष के साथ हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान हर पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उन दावों को जनता कितना पसंद करती है ये देखने वाली बात होती है। कांग्रेस इस बार बड़े बदलाव का संकेत दे रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बीच एनसीपी यानी कि अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने एक ऐसा बयान दिया जिससे मोदी सरकार की परेशानियां बढ़ गई हैं। दरअसल एनसीपी नेता ने दावा किया कि शिवसेना और एनसीपी पार्टी टूटने की वजह से उद्धव गुट और शरद पवार गुट को लोगों की सहानुभूति मिल सकती है। यानी कि जो एक सहानुभूति वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं एनसीपी और शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे गुट है और शरद पवार गुट है उसको लोगों की सहानुभूति मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे कि कितनी मुश्किल है महाराष्ट्र की डगर, आखिर कौन साध पाएगा महाराष्ट्र को। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रदीप सिंह मौजूद हैं, वहीं हमारे साथ कांग्रेस नेता रतन तिवारी जी मौजूद हैं और हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट से संजय द्विवेदी जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए आप ही के नेता है छगन भुजबल और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि शिवसेना और एनसीपी पार्टी टूटने की वजह से उद्धव गुट और शरद पवार गुट को लोगों की सहानुभूति मिल सकती है और मिलेगी भी। तो ऐसे में क्या लगता है आप लोगों का ये जो 400 पार का नारा है कितना साकार हो पाएगा? निश्चित तौर पर देखिए कि कोई भी चुनाव इतना आसान होता नहीं है जी। राजनीतिक दल अपनी अपनी घोषणाएं करते हैं और अपना अपना काम करते हैं। उनके कार्यकर्ता जो पार्टी बेस होते हैं उस हिसाब से वो काम करते हैं। एक बात मैं आपका ध्यानाकर्षण चाहूंगा कि जो विजिबिलिटी या जो कार्यकर्ता सड़क से उतरा हुआ है जी, वो जो निकल से संपर्क कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली एनडीए अलायंस का ही, एनडीए का। और एनडीए गठबंधन में आप अगर जमीन के बीते 2 चरण के चुनाव को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि थोड़ी इनकी जो है उपलब्धता थोड़ी कम रही है। और जहां तक देखिए अगर हम उसकी बात करें कि भाई कौन क्या कहता है, किस प्रकार से किसी बात को प्रस्तुत करता है, यहाँ पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 19 के बाद जो चुनाव हुआ था उस पर शिवसेना और भाजपा के गठबंधन को जो है जनता ने वोट दिया था।
ठीक आम चुनाव के बाद। लेकिन उस आम चुनाव के बाद दो बड़ी क्रांति हुई। एक तो संपूर्ण विश्व के साथ हुई पेंडेमिक के रूप में, और दूसरी जो है शिवसेना का गठबंधन तोड़ लेना हुई। तो जो मतदाता पिछली बार ये समझ करके वोट किया था कि हम तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को वोट दे रहे हैं जी, लेकिन उसको मिला क्या? तो भारतीय मतदाता अगर वो लोकसभा में एक पार्टी को मत देता है तो राज्य में विधानसभा में वो जरूरी नहीं है कि उसी पार्टी को मत दे जिसने उसने आम चुनाव में दिया है। लेकिन वो अपने एनालिसिस को जब देखता है कि हमने तो पिछली बार ऐसा किया था, उसका हमको फल मिला, तो उसके आधार पर वो आगे भी अपने निर्णय लेता है। लेकिन सर प्रदीप जी एक सवाल वही है सवाल कि छगन भुजबल का जिस प्रकार से बयान आया, और छगन भुजबल ये बात कह रहे हैं कि सहानुभूति मिलेगी अगर दोनों पार्टी को, तो कहीं ना कहीं एनडीए की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2014 और 2019 के चुनाव के मुकाबले इस बार की जंग आसान नहीं होने वाली है, बेहद कठिन रहेगा इस बार मुकाबला। जो जंग आसान हो जाए वो जंग रह कहाँ जाती है, वो तो वन साइडेड हो जाता है। जी। तो लोकतंत्र में अगर वन साइडेड हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि अगर वन साइडेड हो जाए तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, रतन तिवारी जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। रतन तिवारी जी कह रहे हैं कि वन साइडेड अगर जंग हो जाए तो फिर लड़ने का मजा ही क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सारे मित्रों को नमस्कार करता हूँ। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और छगन भुजबल जी को बड़ी नजदीक से जानता हूँ। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छगन भुजबल को सीडी सीबीआई का खौफ दिखाया, उनके ऊपर जांच चलवाई, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और छगन भुजबल को कई सालों तक जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जी। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के एनसीपी घोटाले का आरोप लगाने के बाद उनको महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया। इनके साथ एक प्रफुल्ल पटेल आते हैं, धनंजय मुंडे आते हैं, भावना गवली आती हैं। तमाम लोगों को ऊपर भी ईडी सीबीआई की जांच हुई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद सारे लोग आराम की चैन जी रहे, लेकिन कहीं न कहीं दर्द तो छलकता है। आज छगन भुजबल ने जो कहा है वो सच्चाई है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है महाराष्ट्र, और इस महाराष्ट्र में गद्दारों को कभी माफी नहीं दी जाती। और महाराष्ट्र के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ सारे लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित हैं। आप देख लीजिए, यही नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी है जो एक घर में आग लगा दिया। एक शरद पवार जी, अजीत पवार जी एक ही घर में रहते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि आज ननद और भाभी एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रही। आप बिहार में देख लीजिए, पशुपति पारस हो चाहे चिराग पासवान हो, आज आमने सामने हो गए। तो पूरे राज्यों का अगर आप ब्यौरा उठा के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी परिवार के बीच में आग लगाने का काम करती है, परिवार को तोड़ने का काम करती है। और मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, पूरी तरीके से निराश है। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री इस देश की सत्ता पे काबिज रहते हैं, बड़े बड़े वादे करके आते हैं, लेकिन 10 वर्षों में आज जब चुनाव सामने है तो मच्छी, मटन, चिकन की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, तालिबान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत जो जमीनी मुद्दे हैं, मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है। मैं तो बार बार कहता हूं और इंडिया अलायंस के लोग बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप अपने काम का ब्यौरा दीजिए। आप बताइए कि पिछले 10 वर्षों में कितने बेरोजगारों को आपने रोजगार दिया, कितने लोगों के लिए आपने काम किया, महिलाओं के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया। हम तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं और हम ये सब बातों में फंसने वाले नहीं है। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ेगी। अभी तीसरा चौथे दौर का चुनाव होने दीजिए, प्रधानमंत्री और तरह तरह की बहुत सारी बातें करेंगे। हो सकता है अंतिम चरण में वो अपना माथा पटक के आंसू भी बहाएं। ठीक है, हमारे साथ संजय जी भी बने हुए हैं शिवसेना का पक्ष रखने के लिए, उद्धव ठाकरे गुट से मौजूद हैं। संजय जी, अगर देखिए जिस प्रकार से एक बयान सामने आया कि राज्य में एक सिंपैथी लहर है, तो क्या इस सिंपैथी लहर का फायदा आप लोगों को मिलेगा? देखिए नलिनी जी, बहुत स्पष्ट बात है कि जब 2014 में एनडीए ने चुनाव लड़ा या माननीय मोदी जी ने चुनाव लड़ा, 2019 में चुनाव लड़ा तो उन्होंने कांग्रेस पे तमाम इल्जाम लगाए थे जी, और तमाम गारंटियां दी थी कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी का मतलब था आज भी थोड़ा हमारे जो युवा है, नौजवान, उनको नौकरी मिल गई होती तो जो हमारी बेरोजगारी समस्या थी वो थोड़ी सी कम हो जाती। 2 दिन में 11 दिन वापस जाएंगे, 15 लाख देंगे, ऐसी तमाम बातें, ऐसी बातें करी एक गारंटी के रूप में। आज 10 साल बीत गए हैं, अभी भी कांग्रेस को 2 की बात कहेंगे।
कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ऐसा झूठा प्रधानमंत्री या ऐसा जुमलेबाज प्रधानमंत्री, मैं तो इस पर कहता हूँ आपके चैनल पे, ऐसा जुमलेबाज प्रधानमंत्री मेरी नजर में 70 सालों में केंद्र नहीं देखा होगा। आज जनता, मैं तो जनता से मांग करता हूँ, जनता खुद देखे। जो महंगाई की बात करते थे, पेट्रोल डीजल की बात करते थे कि साहब इतना महंगा, वही सरकार अब 100 रुपए में डीजल बेच रही है और 102 रुपए पेट्रोल बेच रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने वादे किए थे या जो जिस पे आप आए थे, अब 10 साल बीत गए। अब ये नहीं है कि आप नए नए हैं, आप 10 साल ही बन गए, युवा बन गए आप। तो 10 साल में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, ये आपको जनता को बताना चाहिए था। लेकिन जब आपने कुछ किया हो, कुछ कार्य किया हो, तब तो आप बताएंगे ना। तो मैं और जो इंडिया गठबंधन जो है वो बिल्कुल एक सूत्री कांटे पर लड़ रही है। जो महंगाई बढ़ गई है, तो बेरोजगारी बढ़ गई है, जो हमारे पीसीओ बेचे जा रहे हैं, जो कंपनियां बेची जा रही है, हम एरोड्रम बेचे जा रहे हैं, हमारे जो बेचे जा रहे हैं उस पर रोक लगेगी। और जो गलत तरीके से जो भी पैसा बढ़ा रहा है उस पर रोक लगेगी, महंगाई कम होगी। और जो संविधान आज सुरक्षित नहीं है, आज संविधान में दल बदल कानून है नहीं, लेकिन इन्होंने आज मान लिए महाराष्ट्र, बिहार, अब जहां का भी देख लीजिए उदाहरण, जितने उदाहरण, कर्नाटक, जहां का मध्य प्रदेश, जहां का उदाहरण देख लीजिए, इन्होंने दल बदल कानून का उपयोग करने के बाद सरकारें बनाई है। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, क्यों बोल दिए भाई? प्रदीप जी जवाब दीजिए, 400 पार कैसे कर पाएंगे, कैसे होगा 400 पार? विश्वास था तो 2,500 और जनता। अब 400 पार नहीं, अब 100 कैसे पार होगा इसके बारे में सोचना चाहिए। 2.5 साल आप चुनाव लड़ते हैं और सब जनता की बात जाते, लेकिन ये जनता का मतलब नहीं है। प्रदीप जी, यहाँ मैं एक आंकड़ों का जिक्र करना चाहूंगी, एक सर्वे का जिक्र करना चाहूंगी। महाराष्ट्र में कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वे हुआ है कि वहां पर महाविकास आघाड़ी जीत रहा है। अगर ऐसा होता है, और क्योंकि देखिए दूसरी तरफ आप ही के नेता ने कह दिया है, छगन भुजबल ने, कि सहानुभूति वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी की तरफ जा रहा है। ऐसे में आप लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। और महाराष्ट्र में क्या लगता है, एनडीए के लिए सफर आसान नहीं होगा? प्रदीप जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रदीप जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं कई चैनल पे देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुंह छुपा के भाग रहे हैं। जी प्रदीप जी, जब जनता का जिनको देख रही ना, अरे नलिनी जी, जैसे इन लोगों को कहिए भविष्यवक्ता न बने, राजनीतिक कार्य करता है। अगर राजनीति करने से मन भर गया हो तो जाए तो ज्योतिष का कार्यालय खोल ले। ये लोग जो है भविष्य नहीं, लेकिन प्रदीप जी देखिए, एक सवाल तो यहाँ उठता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने हर मंच से इस चीज का जिक्र किया, भ्रष्टाचार पर हमलावर होते हुए आपके नेता दिखे, लेकिन कल तक जिन लोगों को आप लोग भ्रष्टाचारी बताते थे, जिन लोगों पर आप ही के पार्टी के नेता आरोप लगाते थे, आज वही लोग आपकी पार्टी में शामिल हैं। देखिए, ये लोग जो है जब इनके यहाँ थे तो इनको सब सही सुथरा बताते थे। आज वो हमारे यहाँ गए तो भ्रष्टाचारी बताते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से जो विपक्ष के नेताओं का एक विनती है। प्रदीप जी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी आपकी मेमोरी पे। अजीत पवार को आप ही के पार्टी के नेता भ्रष्टाचारी बताते थे। प्रदीप जी, अजीत पवार सबसे बड़ा इस चीज का उदाहरण है। आप ही के पार्टी के नेता उनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, और फिर जब वो आपके साथ गठबंधन में आ गए तो आप वो आपके लिए सही हो गए। बोले तो जवाब दूं मैं, जी जी बिल्कुल, मैं जवाब दूं। देखिए, न आप एक पत्रकार है, बगल में 2 बैठे लोग जो है ये राजनीतिक कार्यकर्ता है। हममें से कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं है। और जब कोई संवैधानिक एजेंसी भारत की किसी को क्लीन चिट देती है और उस पर आप प्रश्न करते हैं और आपको इतनी कुछ तो जाइए आप उसके ऊपर की पुल पर लगाइए। जब न्यायालय ने उनको बरी कर दिया है और अभी भी हम उसको उसी के लिए प्रदीप जी देखिए, आपकी बात मैंने सुनी, लेकिन जनता तो आपसे जवाब पूछेगी ना सर, कि जिसको आप कल तक भ्रष्टाचारी बता रहे थे, आज आप उसी के साथ हाथों में हाथ डालकर घूम रहे हैं। अरे जनता सवाल पूछेगी, हम अपने जवाब ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके मैं गुजारिश करूंगी कि पहले प्रदीप जी को पूरा करने चाहिए जी। तो उसकी जुजलाहट पीढ़ी पे नहीं उतारनी चाहिए जी। चलिए प्रदीप जी अपनी बात पूरी करिए। प्रदीप जी जी अपनी बात पूरी करिए। सबसे पहली बात देखिए, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, संजय जी पूरी बात हो जाने देते, फिर आपका रुख करते हो जी। हाँ, बड़ी मेहरबानी।
देखिए क्या है कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अतिशयोक्ति बोले बात समझ में आती है, लेकिन जब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भविष्यवक्ता या ज्योतिषाचार्य हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसका मतलब इन लोगों को अपने जो राजनीतिक करियर पे भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री को चाहिए। हमारे दल में क्या हो रहा है, हम क्या करने वाले हैं, ये आपको कैसे पता? देर से कुछ कहना चाह रहे थे और सवाल वही है कि कितनी मुश्किल है महाराष्ट्र की डगर। देखिए अभी एक बात, भारतीय जनता पार्टी प्रवर्तन के तो भावी वक्ता बन जाते हैं जी। तो सबसे बड़े भावी वक्ता तो हम देख रहे हैं माननीय मोदी जी है। 400 पार उनको कैसे पता 400 पार होंगे? तो ये चीजें सब कहने वाली चीजें नहीं होती है। आपने भ्रष्टाचार में 2019 में नारा लगाया था जी। कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हम कर देंगे। पश्चिम बंगाल से देख लीजिए, पश्चिम बंगाल जाते आते केरल तक, मध्य प्रदेश तक, जहां भी आप देखिए कितने भ्रष्टाचारी थे आज तक इनकी पार्टी के अंदर है। चाहे आसाम में आप देख लीजिए, उनके मुख्यमंत्री बन गए वो। तो जो भ्रष्टाचारी थे वो ये हमने आरोप नहीं लगाते थे, कोई पार्टी आरोप नहीं लगाती थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको आरोप लगाते थे कि भी भ्रष्टाचारी है। 3 दिन पहले माननीय मोदी जी ने बोला 70,000 करोड़ नारा दिया था सब ये भ्रष्टाचारी है। और देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था अजीत पवार की सरकार आने के बाद चक्की पीसी कितने नारा दिया था, आज वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो आप देश की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? जनता को क्या दिखाना ठीक चाहते है, हैं? जल्दी से इस पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिए। देखिए हम राजनीतिक वक्तव्य दें, हम 400 पार जाएंगे, क्यों नहीं राजनीतिक वक्तव्य है? हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कह रहे हैं। हम ये थोड़ी कहने जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, उनके विषय में तो हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे ना। या ये जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा बैठा भी है, रतन तिवारी जी बोल रहे थे कि इनके पास कुछ नहीं है या इनको कुछ नहीं पता है या आगे कुछ नहीं बोल पाएंगे। अरे हम तो बोलते हैं तो आपकी सिटी गुम हो जाती है, आपको पता नहीं है कि उसके आगे का लॉजिक क्या बोलना है। चर्चा महाराष्ट्र पे हो रही है तो मैं उसी क्रम पे वापस आपसे वो कहूंगा। देखिए अगर इतिहास के आंकड़ों को उठा करके देखा जाए तो पिछले आम चुनाव हुए थे, उसमें हमें क्या प्रतिशत मिला था, यानी लोकसभा के जो चुनाव हुए थे। मैं महाराष्ट्र की तो बात कर रहा हूँ। विधान फिर बोलने लगे, सर बोल लेने दीजिए, रुक जाइए, मैं नहीं बोलता हूँ किसी के बीच में। तो नलिनी जी जब लेकिन प्रदीप जी सवाल तो ये ना कि अजीत पवार के अगर उन्होंने जिक्र किया तो वो महाराष्ट्र से बाहर थोड़ी है, महाराष्ट्र की सियासत की बात की ना उन्होंने। देवेंद्र फडणवीस का जिक्र किया, अजीत पवार का जिक्र किया, छगन भुजबल का जिक्र किया। जी अखबार नहीं पढ़ते क्या? न्यायालय ने अगर उनको क्लीन चिट दे दी है। अभी तो मैंने अशोक चौहान का जिक्र नहीं किया है प्रदीप जी, और प्रताप सरनाईक का भी जिक्र नहीं किया है। अरे आप अजीत पवार से प्रताप पे पहुंच गए, अभी जब उसका जवाब मिलेगा तो कहाँ पहुंचेंगे? क्रम तो रहिए ना रतन तिवारी जी। मैं उंगलियों पे गिना दूंगा, 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी महाराष्ट्र के अंदर। आपकी की पार्टी अशोक चव्हाण को भ्रष्टाचारी बताती थी, अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताती थी, तो जनता तो पूछेगी ना सर कि जिसको भ्रष्टाचारी बताते थे रातों रात भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो गया। दूसरी चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा से, चाहे विपक्ष हो चाहे तमाम नेता हो, वो हमेशा से ये आरोप लगाते रहे कि आपकी पार्टी वॉशिंग मशीन पार्टी है, आपकी पार्टी में कोई भी जाता है तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। जवाब दीजिए। नलिनी जी देखिए, विरोधी दल है वो स्वतंत्र है कोई बात कहने के लिए, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होते हैं और चुनाव में जनता को मत देती है किसी दल को। तो आम चुनाव हमने देखे हैं, उसके बाद के विधानसभाओं के चुनाव हमने देखे हैं जी। पिछली आम चुनाव के पहले के भी विधानसभा के चुनाव हमने देखे थे, इस बार फिर देख लेते हैं। ठीक है, इस बार फिर देख लेते हैं क्योंकि मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। बहरहाल मैं संजय जी का रुख करना चाहूंगी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं संजय जी। लेकिन नल्ले दिक्कत ये है कि आप ही नारे लगाते हो, आप ही भ्रष्टाचारी बताते हो, आप ही कहते हो महंगाई ज्यादा है, महंगाई नहीं होनी चाहिए, 35 रुपए डीजल देंगे, पेट्रोल देंगे। आप कहते गैस के दाम ज्यादा है, अरे आज 11,000 रुपए गैस है तो आम आदमी कैसे खरीदेगा? आपने सब्जी दाम बढ़ा दिए, एक तरफ आप कह रहे हैं 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अगर 5 किलो अनाज दे रहे हैं सब्जी कहाँ खाएगा वो? ठीक है सर, वक्त की कमी है। प्रदीप जी का रुख करूंगी, उसके बाद मैं रतन तिवारी जी के पास जाना चाहूंगी। प्रदीप जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए मैं एक अभी की खबर आई है उससे मैं ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं। कांग्रेस के मित्र के लिए अच्छी खबर निश्चित तौर पर नहीं है। इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे उन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए। अभी मुझे ये खबर नहीं है कि उनपे
कभी ईडीआई या सीबीआई ने कभी कुछ किया तो नहीं किया, आज तक तो मैंने नहीं सुना कि वहां पे प्रदीप कुछ जी, हुआ। जब मैं महाराष्ट्र का अब जिक्र कर सवाल पूछ रही हूँ तो महाराष्ट्र के जिक्र पर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप इंदौर की बात करेंगे, आप अरे अमेठी की सुन- बात नहीं, करेंगे, आप मैं बात स्थापित महाराष्ट्र की करना हो रही, चाह रहा हूं। महाराष्ट्र में ही ना सर, मैं वक्त की स्थापित कमी है करना सर। चाह- फाइनल नलिनी कमेंट जी, जल्दी नलिनी से, जी, सुनिए, फाइनल नलिनी कमेंट जी, सर जल्दी जो से। मैं तथ्य स्थापित करना चाह रहा हूँ जी। वो ये है कि इनके कार्यकर्ताओं में अपने नेतृत्व पे भरोसा नहीं रहा। टीवी स्टूडियो में बैठ करके सवाल करना आसान होता है, बूथ लेवल पे जा करके कैंपिंग करना तो मतदाताओं को लेकिन प्रेरित सर आप करना ये एक तो बड़ा मानते हैं कठिन ना कि शिवसेना का एक अच्छा खासा वर्चस्व, एक अच्छा खासा प्रभाव महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से रहा है, तो ऐसे में जब शिवसेना में टूट नहीं, पड़ी, दो गुट निश्चित तौर पर रहा बने, है। तो और अब सुप्रीम क्या कोर्ट जनता ने- सुप्रीम सहानुभूति कोर्ट को- उन्हें और देगी? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान करके जी। सिंपैथी उसी व्यक्ति को दिया जो कि ओरिजिनल था। भाई सुप्रीम कोर्ट में ही ये फैसला हुआ ना। ठीक है रतन आपके तिवारी जी, सिंपैथी रतन किसके पास तिवारी है? जी, सिंपैथी उसी को मिली है जो कि ओरिजिनल था, कह रहे हैं सर। देखिए महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट ने सिंपैथी की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहा हूँ। और महाराष्ट्र उसी के साथ रहता है जिसके साथ उसका हृदय ठीक है जुड़ा संजय जी, हुआ मैंने है। आपको मौका दिया, रतन जी की बारी है जी। बाला साहब ठाकरे परिवार के साथ पूरा शिवसैनिक ईमानदारी से जुटे हैं। और ये इंदौर की बात कर रहे थे नलिनी जी, मैं अगर बिहार, मणिपुर, दिल्ली और पूरे भारत का भ्रमण कराऊंगा तो जी। इनकी सिटी बिटी गुल हो जाएगी। चलिए, लेकिन ये मैं तो आने वाला वक्त महाराष्ट्र में हूं। बताएगा कि आखिर सिंपैथी इस राज्य में आखिर किसको मिलती है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए दरअसल एनसीपी नेता ने दावा किया है कि शिवसेना और एनसीपी पार्टी टूटने की वजह से उद्धव गुट और शरद पवार गुट को लोगों की सहानुभूति मिलेगी। अब देखना होगा कि आने वाला वक्त ही ये बताएगा कि क्या वाकई लोगों की सहानुभूति इन दोनों गुटों को मिलती है, और क्या इस बार एनडीए पे इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी क्या भारी पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।